Hey guys, I welcome you all to GSN Law। 1 सितंबर के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो एडवोकेट्स, सीए, सीएस और इन प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए भी है। और अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आता है, तो आपको ये करंट अफेयर्स जरूर फॉलो करना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया की। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 7 नए सर्किल्स आइडेंटिफाई किए हैं फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो यूनिवर्सिटीज में फाइनल ईयर एग्जाम्स पेंडिंग हैं उनको पोस्टपोन जरूर किया जा सकता है बट खत्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 2010 के ऊपर बहुत समय से विवाद चल रहा है और इसी के ऊपर एक जजमेंट आया है सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल का। लास्ट में हम देखेंगे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को, जिसको हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अपने टॉपिक्स को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि कल यानी कि 31 अगस्त को कौन से महत्वपूर्ण दिनों के बारे में पीआईबी पे पब्लिश किया गया था। अब देखिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वेरियस मिनिस्ट्रीज के द्वारा हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की डेथ पर शोक व्यक्त किया गया है। लेकिन इसके अलावा एक दिन पहले ही डॉक्टर सरोज घोष को उनके जन्मदिन की बधाइयां दे दी गई हैं। इनको हम फादर ऑफ साइंस सेंटर मूवमेंट इन इंडिया के टाइटल से जानते हैं और ये आज के दिन 85 वर्ष के हो जाएंगे। ही इज पॉपुलरली नोन एज म्यूजियम मेकर और इनका बहुत बड़ा रोल था नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम्स की स्थापना करने में 1978 में। और जो वेरियस रीजनल साइंस सेंटर्स हैं हमारे पूरे देश में, उनका श्रेय इसी संस्थान को जाता है। इसी के तहत पहला सेंटर मुंबई में खुला था जिसको हम नेहरू साइंस सेंटर के नाम से जानते हैं और ये 1985 में खुला था। अब देखिए, इनके अवार्ड्स एंड ऑनर्स को आप इसलिए याद रखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी संस्था कौन सा प्राइज देती है। फॉर एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी प्राइज इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी देती है। हरिओम ट्रस्ट अवार्ड यूजीसी के द्वारा दिया जाता है, जबकि प्राइमो रोविस इंटरनेशनल प्राइज ट्रिस्टे इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर घोष को 1989 में पद्मश्री से नवाजा गया था और 2007 में पद्म विभूषण मिला था इनको। अब एक है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स, ये पेरिस में स्थित है और डॉक्टर सरोज घोष इसके 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा साइंस सेंटर वर्ल्ड कांग्रेस भी कंडक्ट की जाती है जिसमें 1999 में डॉक्टर घोष प्रेसिडेंट के रूप में थे। आज के समय में इसको हम साइंस सेंटर वर्ल्ड समिट के नाम से भी जानते हैं। अब अपनी पहली न्यूज को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। तो देखिए, 2013 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा आयोजित की जाती है, इसमें ग्रीन हाउस एमिशंस को रिड्यूस करने का पूरे वर्ल्ड के लिए एक टारगेट बनाया गया था, जिसके अंतर्गत वेरियस कंट्रीज को टारगेट्स दिए गए थे कि आप अपने देश में ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम करेंगे। और ये जो देशों का कंट्रीब्यूशन है, इसी को हम नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 27 तारीख को नीति आयोग ने ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया लॉन्च किया। इस पूरे इवेंट में बात की गई कि आने वाले ईयर में कौन कौन सी प्लान्ड एक्टिविटीज हम लोग कंडक्ट करेंगे जिससे कि CO2 एमिशंस रिड्यूस हो जाएं। अब देखिए, जो NDC-TIA प्रोग्राम है, ये एक जॉइंट प्रोग्राम है बिटवीन इंडिया, वियतनाम एंड चाइना और इनका एम है ट्रांसपोर्टेशन को डीकार्बनाइज करना। और यहाँ पर इनको सपोर्ट करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका नाम है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। अब इनका जो एब्रीविएशन है ये अलग है एज कम्पेयर टू देयर नेम, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये जो इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव है, ये जर्मनी की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा TIA के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 7 ऑर्गेनाइजेशंस साथ में आएंगी। भारत का इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर नीति आयोग है। अब इस पूरे प्रोग्राम का 4 साल का ड्यूरेशन है, जिसमें ये जितने भी देश हैं ये सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे। अब यहाँ पे
ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इन्वॉल्व है और इसीलिए सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात की गई है। अब ये चीज भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? पहली बात तो भारत का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, और दिन प्रतिदिन शहरीकरण बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा फ्लीट साइज भी बढ़ रही है। फ्लीट साइज का अर्थ है नंबर ऑफ सेल्स ऑफ व्हीकल्स, तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। और अभी के ट्रेंड्स के हिसाब से चलें तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स डबल हो जाएंगी। अब इस प्रोग्राम में जो भारत का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो इन सारी चीजों पे फोकस करेगा। पहला, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का ऐसा मेथड अपनाना जिसमें कार्बन एमिशंस बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मॉडलिंग पे भी ध्यान दिया जाएगा और साथ ही साथ टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अब जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं इन रिगार्ड्स टू क्लाइमेट चेंज, उसको भी फाइनेंस किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे भी काफी सारा फोकस होने वाला है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए 7 नए सर्किल्स की घोषणा की है। इनमें 6 नए सर्किल्स हैं, जबकि हम्पी मिनी सर्किल को एक फुल फ्लेज्ड सर्किल में कन्वर्ट कर दिया गया है। सवाल बनता है कि ऐसे सर्किल्स बनाने की क्या जरूरत है? तो देखिए, जब किसी स्थान को आर्कियोलॉजिकल सर्किल घोषित कर दिया जाता है तो वहां पर प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन और रजिस्ट्रेशन वेरियस आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स के वो आसानी से हो सकते हैं, और साथ ही साथ उस आर्कियोलॉजिकल सर्किल में जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे उनके लिए वहां की लोकल जो आर्कियोलॉजिकल अथॉरिटी होगी वो सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकती है कि ये आर्टिफैक्ट ऑथेंटिक है। अब इस एडिशन से पहले टोटल 29 ASI सर्किल्स थे और अब इसमें +7 हो गया है, यानी कि अब टोटल 36 ASI सर्किल्स हैं। अब कौन से सर्किल किस राज्य में हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले है त्रिची, ये तमिलनाडु में है और यहाँ पर चोला राजाओं के द्वारा बहुत सारे टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं। तमिलनाडु में इसके अलावा चेन्नई सर्किल भी है, जबकि हम्पी सर्किल कर्नाटका में लोकेटेड है और इसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होने की वजह से इसको सब सर्किल से फुल फ्लेज्ड सर्किल बना दिया गया है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में रायगंज को ASI सर्किल घोषित किया गया है और वेस्ट बंगाल में रायगंज के अलावा कोलकाता सर्किल भी मौजूद है। गुजरात की बात करें तो राजकोट को नया सर्किल बनाया गया है और वडोदरा ऑलरेडी एक सर्किल घोषित था, जबकि मध्य प्रदेश में जबलपुर को ASI सर्किल घोषित किया गया है और मध्य प्रदेश में भोपाल सर्किल भी लोकेटेड है। अब जबलपुर सर्किल में जबलपुर के अलावा रेवा, शाहदौल और सागर डिवीजन भी इंक्लूड होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी लखनऊ और आगरा ASI सर्किल्स थे और अब झांसी और मेरठ को भी ऐड कर दिया गया है। अब देखिए, कुछ समय पहले हमने इस न्यूज को कवर किया था और आपको बताया था कि पहली बात तो UGC की गाइडलाइंस को चैलेंज किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी बात ये कि दिल्ली सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि यूनिवर्सिटीज में जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको बिना एग्जाम दिए ही पास कर दिया जाएगा। और इस गवर्नमेंट ऑर्डर को UGC ने भी चैलेंज किया था, लेकिन अब इस केस में फाइनल डिसीजन आ चुका है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने UGC की रिवाइज्ड गाइडलाइंस जो कि 6/7/2020 की थी उनकी वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया है। देखिए, दिल्ली सरकार से बहुत सी चीजों में आप डिसअपॉइंटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट केजरीवाल जी के रहते हुए इतना एब्सर्ड ऑर्डर निकालना कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो कि डिग्री लेने जा रहे हैं उनको बिना एग्जाम के ही पास कर दिया जाए। अब ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर लाया गया था ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से दिल्ली सरकार लेकर आई थी। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज का काम सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन और मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर है और ये लोग एग्जामिनेशंस के विषय में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर स्टेट्स को कोई दिक्कत है तो वो UGC के पास जा सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन कर दें। अब इस ऑर्डर के वेरियस हाइलाइट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले UGC की गाइडलाइंस के विषय में कोर्ट ने कहा कि जो 6/7/2020 की रिवाइज्ड गाइडलाइंस थीं वो UGC के डोमेन में आती हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं।
एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के जुरिस्डिक्शन के ऊपर कोर्ट ने कहा कि ना ही स्टेट गवर्नमेंट और ना ही स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस विषय में कोई भी जुरिस्डिक्शन है, और ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम लिए प्रमोट कर दिया जाए। अब ऐसे में देखिए, आप प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, आप बल्कि डिग्री दे रहे हैं बिना एग्जामिनेशन के। एज अ स्टूडेंट आपको ये चीज गलत लग सकती है और आप कह सकते हैं कि क्या ही दिक्कत थी अगर बिना एग्जामिनेशन के डिग्री मिल जाती। बट आप अगर इस बात को एक एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा व्यक्ति जिसको बिना एग्जाम के ही डिग्री मिल गई है, उसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रिक्रूट कर सकते हैं। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूंगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस में फाइनल ईयर शुरू होने से पहले पहले ही कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आ जाती हैं और वो बच्चों को रिक्रूट कर लेती हैं, लेकिन उनके रिक्रूटमेंट में एक कंडीशन होती है कि आपका अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू फाइनल ईयर एग्जामिनेशन होगा। तो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एक सिल्वर लाइनिंग होती है और माइट भी आपके ग्रेड्स शुरुआत से ही बहुत अच्छे हों, बट बहुत से स्टूडेंट्स इस समय फाइनल एग्जामिनेशंस का सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको अपने ग्रेड्स इंप्रूव करने का मौका मिले। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का डिसीजन है कि एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर तक लागू रहेगा, क्योंकि यही डेडलाइन फिक्स की गई है यूजीसी के द्वारा। तो अगर आप एग्जामिनेशंस नहीं कंडक्ट करवा रहे हैं तो ऐसा आप सिर्फ 30 सितंबर तक ही कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद यूजीसी की गाइडलाइंस आपके ऑर्डर के ऊपर प्रिवेल करेंगी। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अगर किसी स्टेट को ऐसा लगता है कि उनके वहां पर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन करवाना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में वो यूजीसी को एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं फॉर एक्सटेंडिंग द डेडलाइन, और उसके बाद जब ये एप्लीकेशन यूजीसी को मिल जाएगी तो वो डेडलाइन की रीशेड्यूलिंग करके स्टेट को बता देगा। और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जामिनेशंस के केस में स्टूडेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा टेंशन्स बढ़ जाती हैं। अब इस केस में सेक्शन 12 ऑफ यूजीसी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि जो अदर बॉडी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसमें क्या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी आएगी। देखिए, सेक्शन 12 बात करता है फंक्शंस ऑफ यूजीसी की, और इसमें ये कहा गया है कि यूजीसी इन कंसल्टेशन विद यूनिवर्सिटीज और अदर बॉडीज कंसर्न्ड। इसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि अदर बॉडीज में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या फिर हेल्थ एक्सपर्ट्स नहीं आ सकते, और इस पूरे फ्रेज को बहुत ही रिजिड मैनर में नहीं पढ़ा जा सकता। यहाँ पर फ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कमीशन। अब आपके सेमेस्टर में अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एज अ सब्जेक्ट है तो आप इस केस को साइट कर सकते हैं। इस केस में लिटरल इंटरप्रिटेशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा कंसल्टेशन विद यूनिवर्सिटीज की जहां तक बात है, इस पे कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 12 को इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता कि टीचिंग के हर स्टैंडर्ड को बनाने से पहले यूजीसी को जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनसे सबसे कंसल्ट करना पड़ेगा, तभी वो ऐसा कर सकता है। ऐसे तो फिर सेक्शन 12 में जितने भी फंक्शंस हैं वो सब यूजीसी को आफ्टर कंसल्टेशन विद द यूनिवर्सिटीज करना चाहिए। इसी चीज को यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, कोर्ट ने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनी है, और जिस समय पे यूजीसी एक्ट आया था यानी कि 1956 में, उस समय पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और इसलिए ये कहना कि अदर बॉडीज में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी आ जाएगी, ये बहुत ही गलत है। अब देखिए, सिक्योरिटी लॉज में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 2010 एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और हाल ही में 3 अगस्त को सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल ने सील फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस सेबी के केस में इसी से रिलेटेड एक जजमेंट दिया। ये डिसीजन 3 मेंबर्स की बेंच ने दिया है। ये अपील सेबी के ऑर्डर के खिलाफ दायर की गई थी। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। इसमें जो एपेलेंट हैं वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसमें 93% शेयर्स मवाना शुगर मिल्स के हैं, जबकि 6.44% शेयर्स लगभग 20,000 पब्लिक शेयर होल्डर्स के हैं। अब 2010 में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन रूल्स अमेंड किए गए और उसमें रूल 19A इंसर्ट किया गया। इस रूल के हिसाब से कोई भी लिस्टेड कंपनी, मतलब वो कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वो एटलीस्ट 25% की शेयर होल्डिंग पब्लिक के थ्रू मेंटेन करेगी।
अब ऊपर आपने देखा कि जो एपेलेंट हैं उनकी कंपनी में 93.56% शेयर्स प्रमोटर्स के थे, जबकि सिर्फ 6.44% पब्लिक के थे। तो जाहिर सी बात है कि एपेलेंट्स इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे थे। आगे इसमें प्रोवाइजो दिया गया कि इस रेगुलेशन के आने के समय यदि किसी कंपनी की पब्लिक शेयर होल्डिंग बिलो 25% है तो वो उस पब्लिक शेयर होल्डिंग को बढ़ाएगी टू एटलीस्ट 25% विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, और इसके लिए सेबी जो भी रेगुलेशंस बनाएगी उसका पालन करेंगे। अब इस थ्रेशोल्ड को अचीव करने के लिए रिस्पोंडेंट यानी कि सेबी दिसंबर 2010 में सर्कुलर लेकर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस लिमिट को कंप्लाई करने के लिए आप ये 3 चीजें कर सकते हैं। पहला, या तो प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को शेयर्स इशू कर दीजिए, या फिर जो प्रमोटर के शेयर्स हैं उनको आप पब्लिक में प्रोस्पेक्टस जारी करके बेच दीजिए, या फिर आप सेकेंडरी मार्केट में भी प्रमोटर्स के शेयर्स को बेच सकते हैं। अब इस सर्कुलर को 2012 में भी मॉडिफाई किया गया। अच्छा, इस दौरान एपेलेंट ने कुछ भी नहीं किया मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को बढ़ाने के लिए। अब जब 3 साल बीत गए तब इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी सेबी के सामने कि इनको अलाउ कर दिया जाए अपने शेयर्स को बेचने के लिए मार्केट से बाहर किसी एक इन्वेस्टर को इन ऑर्डर टू अचीव मिनिमम पब्लिक शेयर रिक्वायरमेंट। मतलब इनका कहना था कि जो इनके 93% शेयर्स हैं उनमें से 18% शेयर्स हम किसी एक व्यक्ति को बेच देते हैं जो कि कंपनी का प्रमोटर या फिर ओनर नहीं होगा। लेकिन एपेलेंट की इस प्रेयर को सेबी ने अगस्त 2014 में रिजेक्ट कर दिया। अब टाइम पे सेबी सर्कुलर्स निकाल रहा था फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सच कंपनीज, लेकिन एपेलेंट ने इस विषय में कुछ भी नहीं किया और फाइनली 10 साल बाद जनवरी 2020 में एपेलेंट सेबी के पास गया और कहा कि उनके लिए इस कंडीशन को कंप्लाई करना पॉसिबल नहीं है और इसलिए उनको अलाउ कर दिया जाए कि वो बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए ओपन मार्केट में नेगोशिएटेड प्राइस पे अपने शेयर्स को बेचें। जून 2020 में सेबी ने इस कंटेंशन को भी रिजेक्ट कर दिया और एपेलेंट सैट में आ गए। अब यहाँ पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि 1997 से आपने अपने पास 93.56% शेयर्स रख रखे हैं और 2010 में भी आपको 3 साल का टाइम पीरियड मिला था, तब भी आपने इस बारे में कुछ नहीं किया। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो आपकी लास्ट रिक्वेस्ट थी सेबी से कि आपको ओपन मार्केट में अपने शेयर्स को बेचने दिया जाए, ये सिर्फ एक आई वॉश थी और आपका कोई भी इंटेंशन नहीं था अपने शेयर्स को सेल करने का, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसे मीनिंगफुल ट्रांसफर्स हमको नहीं दिखे हैं जिससे ये पता चले कि आप पब्लिक को शेयर्स बेचने में इंटरेस्टेड थे भी कि नहीं। अब कोर्ट ने रूल 19A का ऑब्जेक्टिव भी बताया कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रहें और प्रमोटर्स के पास कम चांसेस हों प्राइस को मैनिपुलेट करने के। अब लास्ट में हम देखते हैं नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के बारे में सरकार ने क्या घोषणा की है। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फेसलेस असेसमेंट स्कीम 13 अगस्त 2020 को लॉन्च की गई थी और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल ई असेसमेंट सेंटर और रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे। अब ये जो रीजनल सेंटर्स होंगे इसमें असेसमेंट यूनिट्स, वेरिफिकेशन यूनिट्स, टेक्निकल यूनिट्स एटसेट्रा होंगी और यहाँ पर सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव है टैक्स असेसमेंट से ह्यूमन इंटरफेस को पूरी तरीके से खत्म करना। सवाल बनता है कि क्या इससे जॉब्स नहीं चली जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ पर सरकार का ध्येय ये है कि असेसमेंट के समय पर जो करप्शन होता था उसको खत्म किया जा सके। अब देखिए, इनिशियली फेसलेस असेसमेंट स्कीम सितंबर 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी और इनिशियली इसमें 8 सेंटर बनाए गए थे पूरी कंट्री में और सिर्फ कुछ ही केसेस को लिया गया था। इसके बाद अभी 13 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि इस स्कीम को पूरे के पूरे टैक्स डिपार्टमेंट पे एक्सटेंड किया जाएगा और ये जो एक्सटेंशन होगा ये फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी तक का होगा, यानी कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स तक, और ये एक्सटेंशन 25 सितंबर 2020 से लागू हो जाएगा। तो ये था हमारा एनालिसिस 1 सितंबर के करंट अफेयर्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।